सो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो देखा था कि मोशन ऑफ सेंट्रल ऑफ मास, ओके, थोड़ा सा सेंट्रल ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हमने निकाली हुई थी, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैं आपको रिकॉलिंग जस्ट कर रहा हूँ, जस्ट बहुत इजी है, जस्ट आपको रिकॉल कर देना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आप क्या करते थे बच्चों? फॉर्मूला याद है ना, m1r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, नीचे टोटल m लिख दिया कैपिटल M, और उसके बाद क्या किया हमने, ऊपर r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? हाँ। नाउ रिकॉर्डिंग बाकी है, चालू, ओके चालू ही है। नाउ ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। दूसरा हमने सीखा था सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम कैसे निकालते, तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला हुआ, ओके। यानी कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसको सेपरेटली निकाल के आप एडिशन करोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, राइट? क्लियर है बच्चों ये? यस। ओके। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन में क्या करना था, डिफरेंशिएशन कर दो टी के रिस्पेक्टिवली, तो v का डिफरेंशिएशन हो गया तो एक्सेलरेशन मिल गया था आपको m1 a1 m2 a2 अपॉन mn, ओके। तो ये हुआ एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास, जनरल फॉर्मूला हो गया ये आपका। जस्ट रिवाइज कर लो क्योंकि आपको आज उसका ही यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। हमने वो भी देखा था कि फोर्स कैसे काम कर रहा है, तो हमने ये एक्सेलरेशन का जो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला था उसमें m इंटू ए की जगह f डाल दो, यानी कि आप छोटे छोटे फोर्स की जगह एक सिंगल फोर्स लगा दो सेंटर ऑफ मास से, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा अलग अलग फोर्सेस के साथ, ओके। बाद में हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकाली थी कि जब हम न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जनरली क्या होता है कि फोर्स जो होता है इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर में होता है। अब यहाँ काफी बार क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रख लो कि समझ लो कि ये आपका है कोई ऑब्जेक्ट, राइट? अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगा रहे हो फोर्स। अब देखो यदि सॉरी, ओके, एक काम करो, ये ऑलरेडी एक टॉपिक के अंदर है ना, उसमें समझा देता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही बनाया हुआ है, याद आ गया मुझे, ओके। ये खास ध्यान रखो कि जो फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास मूव्स एज थ्रू ऑल मास सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर ऑफ मास एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ फोर्स। यानी कि आपने जो अभी मेरे स्टेटमेंट रीड किया उसका मीनिंग क्या है कि जब समझ लो कि ये क्या हो रहा है बच्चों, ये नहीं, यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, गया तो क्या हुआ, देखो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा, लेकिन इसका जो मोमेंटम है, इसकी जो वेलोसिटी वो स्ट्रेट रहेगी। देखो जा रहा था ये, मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करने का ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। देखो अब ध्यान रखना, आया, देख लो स्ट्रेट ही जा रहा है, जो जा रहा था ऐसे ही जा रहा है, इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं। समझ में आ गए ना आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब उसके साथ दूसरा कुछ भी नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके जो मास है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, उसकी जो वेलोसिटी का आपने एडिशन करोगे तो ओवरऑल वेलोसिटी का एडिशन क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये इस साइड गया, ये समझ लो, लाइक एग्जांपल, ज्यादा आप कंफ्यूजन ना करो तो एक समझ लो, एक साइड गया, ये इस साइड गया, ये इस साइड गया, सॉरी ये इस साइड गया, ये इस साइड गया। समझ लो उसकी 5 थी तो उसकी -5 हो जाएगी। उसकी समझ लो यहाँ थीटा 30 है तो 5 cos 30, यानी कि 5 cos 30 है तो इसकी भी -5 cos 30 हो जाएगी। यानी कि ऐसे वैल्यू एडिशन होगी तो ओवरऑल नेट वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की 0 हो जाएगी। और खास ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। दैट मीन्स अब जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास था, जो पहले था वही रहेगा। देखो पहले जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसका सेंटर ऑफ मास वही रहा, और जो टूटा, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ब्रेक किया, उसका भी सेंटर ऑफ मास वहां ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं बच्चों। कोई डाउट किसी को? नो सर। ना सर। ओके चलो,
तो समझ में आ गया, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो वही का वही रहेगा। यदि पहले मूव हो रहा था तो बाद में भी वो मूव ही रहेगा, और यदि पहले स्टेडी था तो बाद में भी वो स्टेडी ही रहेगा। बोलो, कोई डाउट है किसी को? No. Okay, now two blocks are kept on the table and spring is kept in the between them. Then if those two blocks are pushed towards each other and released, the position of the center of mass remains in the same position. बच्चों, मुझे आपको ये जो चीज अभी समझा रहा हूँ ना, वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि समझ लो, दो ब्लॉक है, एक मिनट, इस ब्लॉक को मैं इस साइड घुमा रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं इस साइड घुमा रहा हूँ, तो जनरली क्या होगा पता है? उसका सेंटर ऑफ मास समझ लो पहले कहाँ था बच्चों? यहाँ था। हाँ। अब थोड़ा एक काम करता हूँ, लाइक थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ ब्लॉक को। ओके चलो, अब उसको नजदीक लाया मैं। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब नजदीक लाया मैं, यहाँ ला, तो अभी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ही रहेगा। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट को सामने यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलीज करते हो या पुश करते हो या उसका पोजीशन चेंज करते हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास विल रिमेन द सेम पोजीशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? हाँ श्योर। पक्का? ए और बी को आप जब यहाँ है तब उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जब नजदीक लाओगे दोनों को तो भी सेंटर ऑफ मास उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेम वेलोसिटी से सेम डिस्प्लेसमेंट किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो नेट सेंटर ऑफ मास का कोई चेंजेस हुआ नहीं। वो खास ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरा, यहाँ फ्री फॉलिंग बॉडी एक्सप्लोइट ड्यूरिंग इट्स फॉल, द फ्रेगमेंट में फ्लाई ऑफ रैंडमली। जैसे कि ये फ्री बॉडी समझ लो भाई, मैंने जापान और हिरोशिमा में जब अमेरिका वाले ने बॉम्ब फेंका, तो पहले बॉम्ब फेंका समझ लो कि ऐसे था, अब वो फेंका तो क्या होगा? उसके टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। अब सारे जो टुकड़े हुए राइट, जो फ्रेगमेंट हुआ वो तो रैंडमली जाएंगे, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास था ना, जैसे कि वो बॉम्ब यहाँ था और ऐसे जा रहा था, अब यहाँ से फटा तो आधा टुकड़ा यहाँ गया, आधा टुकड़ा यहाँ गया, यहाँ आधा टुकड़ा गया, यहाँ आधा टुकड़ा ऐसे गया, लेकिन यहाँ समझ लो कुछ बचा नहीं, फिर भी यहाँ सेंटर ऑफ मास तो यहाँ ही रहेगा उसका। यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मूव्स अलोंग द सेम वेलोसिटी सेम वर्टिकल लाइंस अलोंग व्हिच दैट द बॉडी वुड हैव ट्रैवल। यानी कि जो बॉडी जिस डायरेक्शन में घूम रहा था, जा रहा था, वही डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। भले उसके अंदर टुकड़े या मास बचा कि नहीं बचा, ओके, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस होगा नहीं। क्लियर? अब बच्चों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया ही नहीं है, ध्यान रखो। यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? जीरो था। बॉम्ब तो अपने आप फूटा ना बच्चों, फोर्स लगाने से तो फूटा नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स तो इंटरनल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स तो हमने बॉम्ब के ऊपर लगाया नहीं था, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर। मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है, जब कोई बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम यानी कि यदि वो मूव हो रहा है तो मूव करता रहेगा, और यदि समझ लो कि बॉम्ब ऐसे ही पड़ा है, दिवाली आ रही है, ओके, दिवाली में आपने क्या लगा? 555 का बॉम्ब लगा दिया, सुतली बॉम्ब लगाया, फूटा, सुतली फूटली सब कुछ आगे पीछे चली जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, इनकेस कुछ होगा तो भी उसको बाहर फेंक देगी, लेकिन फिर भी रिमेन्स द उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा जहां आपने बॉम्ब रखा हुआ था। यानी कि यदि स्टेडी था ऑब्जेक्ट तो स्टेडी रहेगा। बोलो कोई डाउट ये कॉन्सेप्ट में? नो सर। पक्का ना? नो ओके। श्योर। अब सिमिलरली जो मैं चीज समझाने जा रहा था, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, वही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है देखो, ओके, पूरा ड्रॉ देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ बता दिया था आपका आगे लेक्चर में। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ जीरो है। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू dp/dt। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक मिनट हो, चलो, जब ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो d, p का मीनिंग m इंटू वी था बच्चों, m कांस्टेंट, हाँ dv/dt। अब जीरो कब आ ए सकता है? चलो m तो कांस्टेंट ही, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी
वो क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट समझ में आ रहा है बच्चों? हम्म Okay, the velocity of the center of mass remains the constant if no external force act on the system. यानी कि जब तक आप कोई चीज के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक उसकी वेलोसिटी रिमेन्स होगी। यानी कि मैंने जो ऑलरेडी आगे के टॉपिक में समझाया वही चीज तोड़ मरोड़ के अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्लियर है बच्चों? ये दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, यानी कि फोर्स जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अब दो चीज हो सकती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वैसे पहले तो सारे फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो। RCM पोजीशन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन M1 R1 MNRN M1 plus एडिशन M2 plus M3। चलो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 V1। याद है ना सबको? जस्ट रिकॉलिंग करा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे न्यूमेरिकल करवाना है आपको इस टॉपिक के, इसलिए। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करा दिया है। एक्सेलरेशन होगा तो बच्चों क्या होगा? M1 A1 M2 A2 Mn An अपॉन। सर नीचे MN उधी नीचे हाँ हाँ, ये तो भूला ही गया बेटा। n ऑब्जेक्ट है तो Mn तक ही जाएगा ना। बोलो, क्लियर है? एक मिनट हो, एक मिनट में स्टूडेंट्स को देख लो। ओके है, चलो। अब एक दूसरा फोर्स का था। टोटल मास m इंटू फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू P1 P2 अप टू Pn। हाँ कि ना, ये भी लिख सकते हैं ना? ओके, चलो। कोई डाउट बच्चों इसमें? नो सर। ओके, अब एक चीज और एक्स्ट्रा यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ओके, कि जनरली सर हाँ बोलो बेटा। સર એમ ઇન્ટુ હું છે આ એફ ફોર્સ છે सॉरी, एक्सलेरेशन આવે। हाँ सॉरी, તો સર તો એફ વન મોમેન્ટમ ક્યાંથી આવે તો એક મિનિટ એક મેં શું લખ્યું હતું અહીંયા તમને? F વી અરે, V આવવાનો, નાખો. વી આવવાનો, વી આવવાનો। સોરી, એ ભૂલથી લખાઈ ગયું, વી લખવાનો હતો। ઓકે, ચલો, क्लियर है? और एक Yes, तो sir. एक और फॉर्मूला Yes, sir. बनेगा एफ वाला, M into A. एम इंटू ए वाला, यस, इज इक्वल्स टू F1 F2 अप टू F2 FN ओके। अब अपने हिसाब से रेंडमली आगे पीछे करके काफी सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। पता चल गया ना? मेन चीज पता चल गई ना आपको, कॉन्सेप्ट। ओके, अब दूसरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वैसे जी नीट के लिए एमपी है। कि देखो बच्चों, समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 है, इनिशियल VI, और इसके ऊपर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, यानी कि फोर्स, नेट फोर्स भी 0 है। तो कोई बता पाएगा उसका सेंटर ऑफ मास की कंडीशन क्या होगी? यानी कि क्या होगा सेंटर ऑफ मास उसका? कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, स्टेडी रहेगा? ओके, क्या होगा उसका? ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली स्टेडी है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? स्टेडी रहेगा। ऐसे एमसीक्यू बहुत बनते हैं, छोटे छोटे कंफ्यूजिंग वाले। और समझ लो कि वेलोसिटी है उसके पास कुछ, यानी कि उसके पास वेलोसिटी है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बेसिक फंडा खास याद रख लो। अब यहाँ एक्सीलरेशन का क्या कंडीशन होगा बच्चों? यहाँ एक्सीलरेशन 0 होगा, और यहाँ भी यहाँ एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 ओके, तो ऐसे छोटे छोटी चीज, इसमें काफी सारी चीज अभी भी और ऐड कर सकता है, मोमेंटम वगैरह, लेकिन क्लियर ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकली सोचना। ऐसा नहीं कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हर बार, या फिर इनिशियल वेलोसिटी नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जनरली माइंड में क्या होता है कि हम एक दो चीज हो, देखो
यहाँ नेट फोर्स 0 था, यहाँ भी नेट फोर्स 0 था, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या था, स्टेडी था, और यहाँ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। मींस व्हाट, माइंड में हमारे क्या होगा कि नेट फोर्स 0 तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट के। क्लियर है? तो इट नॉट, आपको हर बार ये सिचुएशन नहीं देखनी होगी, आपको देखना होगा कि इनिशियली क्या कंडीशन थी। यदि इनिशियली वो 0 स्टेडी था तो सेंटर ऑफ मास स्टेडी रहेगा, अदरवाइज तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, चाहता ही रहेगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, जा रहा है, मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊं या नेट फोर्स 0 लगाऊं तो उसका मोमेंट, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस होगा नहीं। ओके, तो ये जनरली क्या हम थोड़ा सा ज्यादा सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए खास ये ध्यान रखना। चलो, तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ आज का। ओके, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा फोकस रखोगे तो विदाउट प्रैक्टिस ये सारे सम आप खुद कर पाओगे। चलो, आपको दिया हुआ मोमेंटम, 3 ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम दिया हुआ है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी VCM दी है, और फाइंड करना है टोटल मास यानी कि m दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ VCM इंटू m तो लिख दिया, चलो VCM दिया हुआ है, m फाइंड करना है। अब इस साइड क्या लिखोगे, P1 plus P2 dot 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 PM. वेरी गुड, डॉट 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 नहीं लिखना, 3 ही है। Formula हाँ, generally. चलो, अब ये 1 2 3 का मीनिंग क्या हुआ, कोई बता सकता है ये क्या कहना चाहता है? 1 2 3 यानी कंपोनेंट है सर। कंपोनेंट, कोऑर्डिनेट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो ये खास ध्यान रखना आपको। आई बस इतना है कि यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप नहीं लिखा। अब बच्चे अब बड़े हो गए, ओके, 3 महीने लग गए आपको, वेक्टर सीखे तो एटलीस्ट आपकी ये स्पीड तो होनी ही चाहिए, कंपोनेंट में पता चलना चाहिए और डायरेक्टली एडिशन करना चाहिए। मैं आपको आई जे के अंदर नहीं घुसा रहा हूँ, डायरेक्टली अब बोलो उसका एडिशन करना है तो क्या करोगे, तो बता सकते हैं? सेम डायरेक्शन में करो। एक मिनट, मैं लिख फर्स्ट कोऑर्डिनेट जोड़ा, ये लिख देता हूँ पहले। 1 5 4 ने 5 ओके, क्या क्या ऐड करो, तो पहले एक्स कंपोनेंट, अब देखो यदि कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1i कैप माइनस 2j कैप। तो कोई बता सकते इसका क्या होता था? वेक्टर एडिशन सिखाया था मैंने आपको, 2 सेम प्लस डायरेक्शन 1 सेम डायरेक्शन वाला एडिशन, 3i cap. 3 माइनस 2 तो 1j 1 कैप। i j J cap. तो इसकी जगह में ऐसे लिखा, समझ लो। तो क्या किया आपने, डायरेक्टली 2 3 और 1 3 3 1. 3 माइनस 2 1, बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो बस यही चीज है कि यहाँ आपको डायरेक्टली ऐसे लिख देना है आपको। ओके, एक मिनट हो, तो 1 10 4 and 5 13 16. 10 13 13 16. 16, और यहाँ वैल्यू थी, अरे यार उसको थोड़ा इस साइड लिखता हूँ, 30 39 48 इंटू m इज इक्वल्स टू, बोल तो 10 10 13 16. 16। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल मास, टोटल मास 10 13 16 डिवाइडेड बाय 30 13 and 48. 30 39 48। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ पता है आपको? आप एक्स कंपोनेंट को कंपेयर करोगे, वाई कंपोनेंट को कंपेयर करोगे, आंसर सभी में सेम ही आ रहा है। देखो 1/3 1/3, यानी कि इस मास, अब देखो मास तो कांस्टेंट टर्म है तो उसके कंपोनेंट हो गए नहीं, इसलिए आपका आंसर हर एक केस में सेम आया। यदि कुछ ये एक्सेलरेशन जैसा कुछ होता तो आंसर अलग अलग आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? यस लेकिन सर। यहाँ तो आंसर क्या आया, 1/3 1/3 1/3। इसका मीनिंग m का x कंपोनेंट भी 1/3, y कंपोनेंट, m जो है वो स्केलर क्वांटिटी, तो कंपोनेंट कहाँ से आने वाला है? सो दैट्स व्हाई ऑल आंसर्स आर मैच। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया हुआ है। शायद इन केस यहाँ एक्सेशन होता तो अलग आंसर हो सकता है। बोलो कोई डाउट क्वेश्चन में? No sir. नेक्स्ट ले लेते हैं। सर। अब यही सर, सम अलग मेथड से ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाँ बोल बेटा। એક્સેલરેશન હોતા એ લોકો ખબર ડેટા આપે તો 1 2 3 એવી રીતે જ हाँ આપણે આન્સર લખવાનું કે આપણે हाँ, આઈ वन કેપ જે आप इन्हें उन लोगों ने ऐसे लिखा तो हम क्यों आई जे कैप लिखे, हम भी ऐसा लिख हाँ। देंगे। ओके, समझ जाएगा बेटा, वो पेपर चेक करने वाला है ना, वैसे तो पेपर चेक करने बैठे नहीं होगे पास करके, फिजिक्स की टेस्ट पास करके बैठोगे तो पता चल ही जाएगा उन लोगों को। चलो, मास m1 100 m2 300।
अब गिवन क्या है, तो गिवन है ये पोजीशन, पोजीशन यानी कि R1 R2, हाँ कि ना, डेटा लिख लेते हैं पहले। अब हम बड़े हो गए तो ऐसा लिख देते, -6 6 4 एंड -2। वेलोसिटी के कंपोनेंट है V1 एंड V2। अभी वेलोसिटी को निकाल, अभी रहने दो, पहले जो फाइंड करना है वो निकालते हैं। फाइंड करना है डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यानी कि आर किसकी पोजीशन, तो सेंटर ऑफ मास की, RCM फाइंड करना है बच्चों। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, M1 R1 plus M2 R2 plus MN M1 plus M2 पोजीशन, M1 100, R1 है 2 5 13, M2 सॉरी M2 ओके 100 ग्राम है, 300 100 ग्राम है तो 0.1 कर देते हैं। 0.3 -6 4 -2 -2 0.1 प्लस 0.3। अब इसको लिखते कैसे, देखो स्केलर क्वांटिटी लिखने में बहुत ध्यान रखना है, इधर उधर भी कुछ वैल्यू के आगे पीछे गड़बड़ कर दे तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे लिखना है बच्चों, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 0.1 इंटू 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। चलो 0.1 इंटू 2 बच्चों 0.2, 0.5 और 0.13। 1.3 हाँ सॉरी हाँ 1.3 13 છે ને 0.36 जा 1.8 1.8 1.2 and 0.6 और divided by 0.1 0.2 0.4। अब क्या करें, x का एडिशन कर दो, 0.2 माइनस 1.8 बच्चों, 1.6 आंसर क्या आएगा, -1.6 0.5 1.2 1.7 और 1.3 माइनस 0.6 0.7 डिवाइडेड 0.7 बाय 0.4। तो यहाँ आंसर लिख देता हूँ मैं आपको, RCM क्या आएगा बच्चों, 1.6 डिवाइड बाय 0.4। एक मिनट में आंसर देख लेता हूँ, शायद इनकेस आगे पीछे हो ना तो एटलीस्ट पता चल -4 जाए हमें। हाँ -0.4 ओके, आप ऐसे ऐसे रहने दो तो भी चलेगा, अदर करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0.4 -4, वैसे यहाँ पॉइंट रखना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे ही रहने दो। ओके, यहाँ भी बुक्स के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आई कैप जे कैप लिखना हो तो लिख दिया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना इसलिए। हाँ डिवाइड बाय 0.4। बोलो कोई डाउट किसी को, ना बहुत इजी है, No, बहुत ही, sir. बस वेक्टर में No, sir. थोड़ा सा वेक्टर आता होगा ना तो भी ये सारे सम आराम से कर लोगे। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है तो पहले वेलोसिटी v1 v2 कितने दिया हुआ है वो लिख लेते, तो 10 - 7 10.73 10 7 3 10 -7 -3। अभी ऐसे लिख दो, बाद में आंसर में बाय निकाल देना वैल्यू। 7 - 9 6 7 -9 6 -9 and 6। M1 M2 तो पता ही है, 0.1 एंड 0.3 डाल दो फॉर्मूला VCM का, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी। M1 V1 खेलते खेलते आप सॉल्व करोगे, ऐसा सम है ये सारे 0. पता नहीं, लेकिन ये चैप्टर सभी को हार्ड क्यों लग रहा है। -3 M2 0.3 7 -9 6 डायरेक्ट लखी नाखो 0.4। ओके, अभी मैं उसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ओके 0.1 इंटू 10 उसका एडिशन किया तो आंसर आएगा 31। पक्का ना 31 ही आएगा ये। 0.1 7 3 जा 2.1 भूल हो रही है, 3.1 आना चाहिए, 3.1 आएगा। अब Sir, जो भी हाँ बोल, કેમ કે 0.1 into 10 એટલે 1 થશે ને।
हाँ 1 और ये हो जाएगा 7 3 या 2.1 तो 2.1 3.1 एसेलेरोरा में भूल है आंसर में। चलो यहाँ होगा 7.793 जा 3.4 7 कितना आ रहा है 3.4 आ रहा है 7 कहाँ से आएगा बच्चा 3.2 डायरेक्टली एडिशन यहाँ भी हाँ। कर रहा हूँ मैं खाली यहाँ नहीं कर रहा हूँ 0.1 इंटू 7 किया तो 7 आया 0.7 आया और यहाँ किया 2.7 minus 0.3 इंटू 2.7 तो -2.7 समझ में आया इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपको और यहाँ आ जाएगा 1.5 ओके अब कर लेना बाद में आप अपने हिसाब से और नीचे आएगा 0.4 बोलो कोई डाउट बच्चों ना नो सर पक्का ना तो कर लोगे ऐसे सम हाँ इस टाइप के कोई भी सम एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना सेंटर ऑफ मास फाइंड करना ओके अब थोड़े से गुजरात बोर्ड के सम है अच्छे सम है एनसीईआरटी में भी नहीं दिए इस टाइप के सम नहीं एसएलआरओ में दिए थे सो दैट्स व्हाई आई हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द गुजरात बोर्ड बुक्स राइट कब से ढूंढ रहा था कल भी तो कल ढूंढ रहा था कि ऐसे कोई सम कहीं से उठाना था तो यहाँ से मिल गया इसमें क्या है पता है आपको 3rd चैप्टर एंड 7th चैप्टर को मिक्स किया हुआ है समझ में आ रहा है आपको मोशन है तो लीनियर मोशन का यूज किया लेकिन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि सेंटर ऑफ मास के बारे में कि यानी कि जनरली क्या होता है कि अब सेकंड लॉ भी आप पकड़ लेना हम जैसे ये सेकंड लॉ था F इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं एग्जांपल फॉर m इंटू ए तो जब हम ये एक्सेलरेशन F की बात करें एक्सेलरेशन बात करें तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेते थे याद ही है आपको सभी को ये फोर्स किसका लेते थे सेंटर लेकिन उस टाइम में हमें पता नहीं था कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगा है कि हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग फोर्स होता है इतना हम डिटेल में देखते भी नहीं थे और मानते भी नहीं थे अब तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल सीखा बाद में पता चला कि ये छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर लग रहे फोर्स अलग अलग होते ओके ये तो बाद में डिटेल में पता चला पहले तो हम ऐसा ही मानते थे ना कि सिंगल फोर्स लग रहा है तो वो सिंगल फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है बच्चों यहाँ अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखो पहले तो यहाँ से हाई राइज बिल्डिंग से मैं बॉल को फेंक रहा हूँ क्वेश्चन है स्टोन ऑफ सॉरी स्टोन है नॉट बॉल स्टोन ऑफ 0.1 किलोग्राम यानी कि मास दिया हुआ है रिलीज फ्रीली फ्रॉम द हाई राइज बिल्डिंग उसके ऊपर से ये बॉल फेंका मैंने यहाँ से बॉल आते आते यहाँ आया नाउ अनदर स्टोन ऑफ 0.2 किलोग्राम यानी कि m1 ये है m2 0.2 किलोग्राम दिया हुआ ये m1 है और दूसरा बॉल को मैंने फेंका फ्रॉम द सेम पोजीशन यहाँ से ही फेंका आफ्टर द 0.1 सेकंड यानी कि ये जो टाइम हुआ ना उसके बाद मैंने फेंका थोड़े 1 सेकंड के बाद समझ लो पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन समझो इट्स 0.3 सेकंड मुझे फाइंड करना है इस दोनों ऑब्जेक्ट समझ लो कि 3 सेकंड 0.3 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया होगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा होगा M2 3 सेकंड के बाद क्यों ये पीछे जस्ट बिकॉज जब उसको फेंका ना पहले ये फेंका बाद में 1 सेकंड के बाद ये फेंका नॉट 1 सेकंड बट 0.1 सेकंड और जैसे ही वो नीचे जा रहे थे चेक किया कि जैसे 0.3 सेकंड आई तुरंत मैंने उसका नोट डाउन कर दिया डिस्टेंस तो समझ लो मैं यहाँ यदि 0 लूं डिस्टेंस तो इसका डिस्टेंस d1 होगा d2 सॉरी और इसका d1 होगा बच्चों हाँ कि ना तो d1 इज नथिंग बट द r1 एंड r2 m1 m2 दिया हुआ है तो rcm फाइंड कर सकते हो dcm या डिस्टेंस है इसलिए dcm लिखेंगे अब बोलोगे सर d1 हाँ नहीं हो कोई बात नहीं 2 मिनट है अभी सर आप बोलोगे सर d1 और d2 तो दिया नहीं है तो बोलो d1 एंड d2 कहाँ से निकालोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेकिन gt स्क्वायर लगेगा फ्री फॉल कर रहा है u वेलोसिटी 0 है g की वैल्यू यहाँ थोड़े इजी करने के लिए आंसर में क्वेश्चन g की वैल्यू 10 ले लेते हैं ओके और टाइम t जो है अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कितना टाइम लगा जैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 0.3 सेकंड ही लगा था तो 2 5 जा आंसर कितना आएगा बच्चों 45.45 3 5 into 0.9 4.5 not 0.5
4.5 So- D1 समझ में नहीं आया तो बच्चों? हाँ 0.45 આવે ને સર 0.45 આવે 0.45 આવે 5 તો नहीं જેમ કે 0.09 આવે હા અને મલ્ટીપ્લાય हम्म। થાય अरे हाँ 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 सॉरी 0.09 तो 0.45 अरे यार चलो तो ये इतना डिस्टेंस हुआ मीटर में है ना। हाँ હા सिमिलरली D2 निकालो बच्चों तो हाफ जी अब बोलोगे T1 कितना लगेगा D2 0.2 0.2 0.2 सेकंड। देखो कैसे यहां से मैंने फेंका मुझे फाइंड करना 0.3 सेकंड जैसे लेकिन फर्स्ट को फेंका सेकंड को तो मैंने कब फेंका 0.1 सेकंड के बाद आफ्टर रिलीजिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टोन। तो फर्स्ट फाइंड करना है मुझे 0.3 सेकंड का लेकिन फेंका तो उसने एक्चुअली ये जो ट्रैवलिंग किया हो तो 1 सेकंड के बाद ही किया ना तो 0.2 सेकंड पे ही काम किया है उसने। नहीं समझ में आया? आया सर समझी गया समझ गया सर बता? रिपीट कर जोन यहाँ से एक काम करो रिपीट रीज्वाइन ही कर लो बाद में रिपीट कर देता हूँ। चलो रीज्वाइन कर दो लेक्चर को।